दोस्तों, एक नाम हम लोग सुनते हैं बैक्टीरियोफेज का। वो बैक्टीरियोफेज होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और ये वायरस होता है। ठीक है। और एक नाम हम सुनते हैं वायरॉइड। वायरॉइड जो कि डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने। और ये वायरॉइड का नाम वायरॉइड क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है, बाकी सब कुछ वायरस जैसा ही होता है, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है। आरएनए पाया जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड होता है बट प्रोटीन नहीं होता है। और वायरस क्या होता है? वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस वजह से उसका नाम हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वायरस और वायरॉइड में क्या फ़र्क होता है। वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों होते हैं और वायरॉइड में सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। वायरस की बात करें तो वायरस में कोई भी वायरस ऐसा नहीं होता है जो आरएनए और डीएनए दोनों उसमें प्रेजेंट हो। या तो कोई वायरस आरएनए वायरस होता है या तो कोई वायरस डीएनए वायरस होता है। ठीक है। इसके बाद से वायरॉइड की बात करें तो ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है। पोटैटो में ही इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था टीओडाइनर ने। और इसका जो आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। एक नाम आता है प्रियॉन। प्रियॉन बहुत हम लोग सुनते हैं, जो कि प्रियॉन का सबसे खास बात ये होता है कि प्रियॉन में ना ही न्यूक्लिक एसिड होता है और ना ही कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रोटीन होता है। तो ये फ़र्क होता है वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स में। प्रियॉन्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है। और प्रियॉन जो बीमारी कॉज करते हैं उसको हम लोग BSE कहते हैं, या इसको मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्पंजी फार्म डिजीज काज करता है, या इसको मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। और जब ऐसे एनिमल्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग खाते हैं, तो यही जो है प्रियॉन जो होता है हमारी बॉडी में एंट्री करता है। इसी का एक एनालोगस फार्म जो होता है हमारी बॉडी में भी एंट्री करता है, जिसको हम लोग क्रिडफेल्ट्स, है ना, जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन में काज होता है। तो सेम वही प्रियॉन होता है जो कि एक इन्फेक्शियस यहाँ पर पाया जाता है। तो ये वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स, इनको कहीं कोई जगह नहीं मिली, इसमें किंगडम सिस्टम में कोई जगह नहीं मिली है, किसी किंगडम में ये फिट नहीं बैठते हैं, तो इनको कोई जगह नहीं मिली हुई है। टोटल बायोडाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो 1.7 टू 1.8 मिलियन डिस्कवर्ड बायोडाइवर्सिटी हमें नज़र आती है। और रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ये डाटा 7 मिलियन तक चला जाता है। जब भी हम लोग कोई रेजिन्स, किशमिश वगैरह को जब हम लोग पानी में डुबाते हैं तो उसमें इम्बिबिशन होता है। और इम्बिबिशन जो होता है एक सरफेस फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, पाथवे दो तरह के होते हैं। कोई भी रूट में कोई भी पानी जब जाता है तो दो तरह के पाथवे वहाँ पर फॉलो होते हैं। मतलब दो रास्ता होता है उस पानी के मूवमेंट का, वाटर के मूवमेंट का, जब कोई भी प्लांट जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे और एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे। इसमें से जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है वो थोड़ा स्लोअर होता है, और जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वो क्या होता है, थोड़ा फास्टर होता है। इसमें से जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है उसमें वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। और जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है उसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट सेल वॉल के थ्रू होता है। जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। ये मेन कंडक्शन यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है, लिविंग कंडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। और जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वो नॉन लिविंग होता है, सेल वॉल के थ्रू होता है ना, इसलिए वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। और अगर लेयर की बात करें हम लोग, रूट में किस तरीके से वाटर मूवमेंट काज करता है, तो वहाँ 4 लेयर पाई जाती है। एक एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल। तो क्या हो जाएगा, सबसे बाहर क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल। तो ये जो एंडोडर्मिस होता है, जो तीसरा वाला है, थर्ड लेयर है, वो एंडोडर्मिस है। उसी एंडोडर्मिस में यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, है ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि क्या होते हैं, सुबेरिन के बने होते हैं, क्यूटीन के बने होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं। सुबेरिन सुबेराइज्ड होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि दे आर सुबेराइज्ड, क्योंकि सुबेरिन के बने होते हैं, इसलिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। आपको पता है जब भी प्लांट में पानी का लॉस होता है एरियल पार्ट ऑफ द लीफ से, उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं, जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और सबसे ज़्यादा जो पानी का लॉस होता है वो स्टोमेटा से होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। करीब करीब
90 से 95% पानी जो होता है वो स्टोमेटा से लॉस होता है, और थोड़ा बहुत ही करीब करीब 3 से 9% क्यूटिकल से होता है। बाकी बहुत ही कम लेंटिकल से होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपको पता होगा कि कोई भी जाइलम है वो जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो होता है वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें से वाटर के ट्रांसपोर्ट होने के लिए तमाम तरह के मैकेनिज्म काम आते हैं, जैसे कि आप सुनते हो रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन पुल, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन अगर इसमें बात करो रूट प्रेशर की, तो रूट प्रेशर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ छोटे प्लांट के लिए एप्लीकेबल होता है। बड़े प्लांट में अकेले रूट प्रेशर पानी इतने हाइट तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो रूट प्रेशर इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली शॉर्ट हाइटेड प्लांट। और उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रांसपोर्ट करवाना है पानी को, है ना, 100 फीट के प्लांट में जाना ले जाना है, तो उसके लिए ट्रांसपायरेशन पुल की हेल्प हमें लेनी पड़ती है। तो ट्रांसपायरेशन पुल जो होता है वो बड़े प्लांट के लिए, है ना, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए इसमें कई फैक्टर काम आते हैं। पानी एक तो आपस में अपने मालिक्यूल जो होते हैं उसके आपस में लगे होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोहेसन। दूसरा वो जो वाटर मालिक्यूल होते हैं वो जाइलम की वाल से भी अटैच्ड होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एडेशन। तो ये सब प्रक्रिया ऐसी होती है जिससे पूरा का पूरा जो जो जाइलम में जो वाटर और मिनरल का जो सैप है वो नीचे से लेकर एंटी ग्रेविटी के फॉर्म में ऊपर की तरफ बढ़ता है। सरफेस टेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। जब भी ट्रांसपायरेशन होता है यानी कि पानी का लॉस होता है, इससे बहुत हेल्प मिलती है ना। इससे क्या होता है, लीफ के सरफेस कूल हो जाते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाटर जो होते हैं वो सॉइल से हर पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंच जाते हैं। आपको पता है जाइलम में जो डायरेक्शन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, रूट से लेकर टिप ऑफ द प्लांट तक जाता है। ठीक है, लेकिन फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। अब एक हाइपोथेसिस आती है, उसका नाम होता है मास फ्लो हाइपोथेसिस, जिसको दिया था मुंच ने, है ना। और इससे पता चलता है कि किस तरीके से जो खाना बनता है लीफ में वो डाउनवर्ड जो है जाता है ज़मीन, मतलब कि खाना बन गया वो हर एक प्लांट पार्ट तक जाता है। तो डाउनवर्ड कंडक्शन के लिए, डाउनवर्ड कंडक्शन ऑफ फूड के लिए बेस्ट जो है मेथड है, रिसेंट मेथड है, इसको हम लोग कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसको दिया था मुंच ने दिया था। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट किसका होता है, फूड का यानी कि ग्लूकोज का, बनता है ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज, और स्टोर होता है स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर होता है। ठीक है, अगर फ्लोएम हटा दोगे, अगर मान लो कोई प्लांट है, सबसे बाहर बाहर उसके स्टेम में फ्लोएम होता है, अंदर जाइलम होता है जिसको हम लोग वुड कहते हैं, है ना। जाइलम को हम लोग वुड कह सकते हैं या हेड्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम को हम लोग या तो बास्ट भी कह सकते हैं या लेप्टोम भी कह सकते हैं। BPL फार्मूला आप याद रखें, बास्ट, फ्लोएम और लेप्टोम एक ही मतलब है। और जो वुड होता है उसको आप जाइलम भी कह सकते हो या हेड्रोम भी कह सकते हो। एक साइंटिस्ट थे हार्टिग, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, गर्डलिंग किया था। उन्होंने फ्लोएम को रिमूव किया था, यानी कि बाहर बाहर से स्टेम से फ्लोएम को काट दिया था, तो खाली जाइलम बचा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जैसे लीफ से खाना बहता है, जब उसको फ्लोएम नहीं मिलेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होने के लिए फ्लोएम टिश्यू नहीं मिलेंगे, तो खाना वहीं लीफ के पास ही स्टोर होने लगेगा। तो वो एरिया पूरा का पूरा क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो होते हैं वो यूराइट्स में होते हैं। यूराइट्स, UREIDS, यूराइट्स में होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन जो होते हैं वो एमाइड में होते हैं, और उससे कम कहाँ होते हैं, अमीनो एसिड में होते हैं। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, यूराइट्स में, एमाइड में और अमीनो एसिड में। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और देखिए, अगर कहे कि सबसे ज़्यादा कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, तो वो होता है नाइट्रोजन, है ना। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होता है आयरन। तो नाइट्रोजन वो मैक्रो है न्यूट्रिएंट है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आयरन वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे नज़र आती है। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और DNA और RNA बनाने के लिए, DNA RNA की सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आयरन का रोल होता है कैटलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में। ठीक है, और कैटलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल बनाने में। तो इसलिए आयरन की कमी के बिना, आयरन की कमी है तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल कम बनेंगे। आयरन एक्टिवेट करता है ना कैटलेज एंजाइम को, तो क्लोरोफिल उसी से बनता है। ये चीज़ हम लोग देखते हैं। फिर प्लांट की बॉडी में सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये सारे के सारे आयन एनाइन कैटायनिक बैलेंस को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
और 2 एलिमेंट के नाम मैं आपसे लेने जा रहा हूँ लास्ट में, वो है मैंगनीज़ और क्लोराइड आयन। मैंगनीज़ और क्लोराइड आयन ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में, जहाँ पानी टूटता है, ऑक्सीजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं, है ना, जिससे हम ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम देखते हैं। ऑक्सीजन अगर बनाना है, अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसका नाम है ऑक्सीजन अगर बनाना है, तो भाई जिंक जरूर चाहिए। जिंक के बिना ऑक्सीजन लेने में क्या होगी, ऑक्सीजन बनाने में प्रॉब्लम होगी। एक अमोनिया अगर ऑक्सीडाइज होता है, एक अमोनिया अगर ऑक्सीडाइज होता है तो 8 एटीपी बनते हैं, याद रखिएगा। एक अमोनिया से 8 एटीपी बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एएमपी को क्या कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है मौजूद है, तो वो होगा पहले नंबर पे आएगा आयरन, सबसे ज़्यादा नंबर 1 इसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं। फ्रेमवर्क एलिमेंट, याद रखिएगा इस बात को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे नॉन लेगुमिनस प्लांट होते हैं, है ना, जिसमें भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और जो माइक्रो वहाँ पे नॉन एल्ब्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन काज करते हैं, वो उनका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। और राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ना, वो रॉड शेप्ड होता है, याद रखिएगा, जो कि लेग्यूम बैक्टीरिया होता है, लेग्यूम में रह के काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी आने वाली हैं। क्वेश्चन सारे के सारे इसी फॉर्मेट में आएंगे और आपको टिप पर याद होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।